Good evening everyone. Now we'll be starting with class 10th science today, है ना. मैं कृतिका जैन हूँ, मेरा नाम कृतिका जैन है, मैं एक इंजीनियर हूँ एंड आई विल बी टेकिंग योर साइंस. नाउ दिस इज़ योर साइंस करिकुलम. आप लोग क्लास 9th ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो अभी 24-25 के अकॉर्डिंग हमारा साइंस का सिलेबस रिलीज़ हो गया है बाय दी CBSE बोर्ड. सो हमको हमारी पढ़ाई अब उसी अकॉर्डिंग करनी है, राइट. पहले तो क्या होता था, बहुत लेट रिलीज़ करती थी CBSE अपना सिलेबस. ये तो 9th का है, हमको इससे मतलब नहीं है, हम उभर चुके हैं, इससे बिल्कुल आगे आ चुके हैं. ये तो हमारी नैया पार लग चुकी है ना. लग गई सबकी नैया पार? घबराते हुए बोल रही है ये, हाँ या नहीं. नाउ वील मूव टू क्लास 10th नाउ. सो क्लास 10th का कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि यू विल बी हैविंग योर 80 मार्क्स एग्जाम, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे 80 मार्क्स के, एंड प्लस 20 मार्क्स विल बी गिवन बाय योर इंटरनल असेसमेंट्स. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो 20 नंबर हैं ये आपकी स्कूल की टीचर के हाथ में है, तो उनसे ना तो कोई बहस करनी है, ना कोई ज़िद करनी है, ना कोई लड़ाई करनी है. करके आ गई? इसने कर ली, अच्छा ठीक है. अब बच के रहना, थोड़ी सी अभी बटरिंग कर लेना इस साल में, अच्छे मार्क्स ले लेना जिससे वो 20 मार्क्स आपको पूरे दे दे, नहीं तो टीचर की खुन्नस क्या आपके मार्क्स पे आ जाएगी. ठीक है. सो मेक श्योर यू आर नॉट फाइटिंग विथ योर टीचर. ठीक है. और वैसे भी वो आपके टीचर है तो आपको उनसे लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, बहस बिल्कुल नहीं करनी है, बिकॉज उनके हाथ में ही आपके 20 मार्क्स. आप बोलो कोई एक्सटर्नल आएगा, ये आएगा, वो आएगा, अरे अल्टीमेटली टीचर ही देगी. सो कुछ भी कर लो, मार्क्स तो वो टीचर ही देने वाली है आपको. ठीक है क्या? चलें आगे. सो नाउ हियर वी हैव द वेरियस स्ट्रक्चर और आवर सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू वेरियस यूनिट्स. यहाँ पे 5 यूनिट्स हैं आपके पास में, जहाँ पे ये जो 2 यूनिट्स हैं ये तो आपकी फिजिक्स की हैं, नेचुरल फिनोमेना एंड इफेक्ट्स ऑफ करंट. दिस इज योर एंटायर फिजिक्स. सो आपकी फिजिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एंड फर्स्ट वाली आपकी केमिस्ट्री है विच इज ऑफ 25 मार्क्स. वर्ल्ड ऑफ लिविंग अगेन आपकी 25 मार्क्स की है. फिजिक्स आपकी 25 मार्क्स की, 12 + 13 इज 25, राइट. एंड लास्टली एक नेचुरल रिसोर्सेज करके चैप्टर है जो कि बेसिकली एनवायरमेंटल साइंस जैसा ही चैप्टर है. ठीक है. सो दैट इज ऑफ 5 मार्क्स और बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है ये. ओजोन लेयर डिप्लीशन, कैसे हमको एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, फर्टिलाइजर्स, बायोटिक, एबायोटिक रिसोर्सेज, ये सारी होते हैं ना जो हमारे इकोसिस्टम के अंदर होते हैं, वो सारे रिलेटेड. तो ये बेसिकली 5 मार्क्स का बड़ा ही स्कोरिंग सा चैप्टर होता है. ये जनरली हर स्कूल में बायोलॉजी के अंडर ही आता है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग के अंदर ही आता है, राइट. सो हम लोग हमारे सिलेबस को इसी तरीके से ही पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, राइट. नाउ स्टार्टिंग विद द सिलेबस कंटेंट, हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास पूरी केमिस्ट्री 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है. द फर्स्ट चैप्टर डील्स विद केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. आप लोगों ने क्लास 9th में केमिकल फॉर्मूला मेकिंग सीखा था, याद है? केमिकल फॉर्मूलेज बनाए थे, जिंक ऑक्साइड का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना. वो सारे फॉर्मूलेज को अब हम लोग इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल चेंजेस. ये केमिकल चेंजेस हम केमिकल इक्वेशंस के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे और उन केमिकल इक्वेशंस को हम वो छोटे छोटे फॉर्मूलेज को यूज़ करके बनाएंगे. ठीक है. सो इसीलिए क्लास 9th का वो जो केमिकल फॉर्मूलाज वाला मेकिंग वाला कंसेप्ट था वो हमको वापस से एक बार ब्रश अप कर लेना है, क्योंकि वो सारे कैटायंस और एनायंस हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, राइट. नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर हम लोग यहाँ पे देखेंगे एसिड्स एंड बेसिस. एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, दिस इज योर सेकेंड चैप्टर. नाउ हियर एसिड्स और बेसिस, केमिस्ट्री के अंदर 2 प्रकार के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं. एक होते हैं एसिडिक नेचर के, एक होते हैं बेसिक नेचर के. एसिडिक नेचर के जैसे जो भी खट्टे पदार्थ आप अपने आसपास देखते हो, खट्टी चीज़ें, वो सब एसिड्स होती हैं. जैसे दही हुआ, नींबू हुआ, ऑरेंज हुई, है ना. दे ऑल कम अंडर कैटेगरी ऑफ एसिड्स. दे हैव एसिड्स इन देम. टमेटोज, खटाई होती है टमेटोज की. विनेगर, खट्टा खट्टा टेस्ट करता है. ठीक है. दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एसिड्स. वेराज बेसिस क्या होते हैं? जितने भी कड़वे चीज़ें हम हमारे आसपास देखते हैं, नॉट करेला, ठीक है, नॉट करेला, सोप्स, डिटर्जेंट्स, ये सब क्या होंगे आपके बेसिस. ठीक है. देन आपने डाइजीन सिरप देखा है कभी? डाइजीन का सिरप वो आता है ना, जेलोसिल एंटासिड. जेलोसिल देखा है? पिंक कलर का सिरप आता है, एक जेलोसिल एंटासिड, कई बार आता है, मतलब ऐड भी आता है बहुत बार मूवीज़ वगैरह के बीच में. सो वो जो जेलोसिल एंटासिड होता है वो कुछ नहीं, बेस है. वो आपकी बॉडी के अंदर जो एसिडिटी हो जाती है उसको मारने के काम आता है. तो एसिड के ऑपोजिट्स क्या होते हैं? बेसिस, रिवर्स एकदम. ठीक है. और कुछ सॉल्ट्स पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग, बहुत ही कॉमनली यूज सॉल्ट्स, जैसे वॉशिंग सोडा जो हम घर में यूज़ करते हैं क्लीनिंग पर्पसेस के लिए, बेकिंग सोडा केक बनाने के लिए जो काम में लेते हैं, डालते हैं हम लोग,
करा था, आप सबने बनाए होंगे केक्स, टाइम पास तो करा ही होगा, है ना, केक्स वाला। और एक हम लोग यहाँ पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कभी हड्डी हड्डी टूट जाती है तो चूने का पट्टा नहीं चढ़ता, वो पक्का पट्टा, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस, सो दीज ऑल स्पेसिफिक सॉल्ट्स हम लोग देखेंगे। एक ब्लीचिंग पाउडर और पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर सुना है? ब्लीच करने के काम आता है। कपड़े ब्लीच करवाते हैं हम कितनी बार, कोई कलर लग गया तो उस कलर को उड़वा देते हैं, ब्लीच करवा देते हैं, मतलब वो कलर उड़ जाता है। So that is a bleaching powder. ठीक है, so we will be discussing these 4 chemicals in this chapter. Then the third chapter is all about metals and non-metals. So metals and non-metals हमने class 9th में भी introduce किया था, metals, non-metals and metalloids, है ना। उनको उसके अंदर तो हमने सिर्फ physical properties पढ़ी, अभी हम लोग उनकी chemical properties पढ़ेंगे और उनको हम अर्थ से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो लोहा कैसे निकलता है, लोहे की खानें होती हैं, तो उन लोहे को हम निकालते कैसे? ऐसे थोड़ी ना खान से पत्थर उठा के लेके आ गए, ले भाई लोहे की ये बना दो नीचे की, नहीं, है ना। हम उसको यूजेबल फॉर्म में कैसे लेके आते हैं? खान से लेके आओगे तो उसमें बहुत सारी अर्थली इम्प्योरिटीज़ होंगी, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये सब भरे हुए होंगे। जीव जंतु भी फंस जाते हैं, वो भी हो सकते हैं, रॉक्स के अंदर फंस जाते हैं, प्लांट्स फंस जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यूजेबल फॉर्म में कैसे लेके आएँ? सोने की खानें होती हैं, सुना ही होगा। तो ऐसे थोड़ी ना खान से पत्थर निकाला गले में टांग लिया, नहीं, इट इज़ मेड टू यूजेबल फॉर्म। तो उसको निकाला, फिर उसको प्रोसेस किया और उसको यूजेबल फॉर्म में लाए, इसे हम बोलते हैं मेटलर्जी। तो हम लोग यहाँ पे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस पढ़ेंगे। देखिए, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस दैट विल बी स्टार्टिंग हियर डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल प्रॉपर्टीज। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे कोरोजन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। कोरोजन, जंग लगना, जंग लग जाती है ना, वो जंग लगने की प्रोसेस को हम यहाँ देखेंगे, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कसिंग हियर, राइट। नेक्स्ट वी हैव बायोलॉजी पार्ट, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। यहाँ की बायोलॉजी, क्लास 10th की बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 9th की बायोलॉजी बहुत ही गंदी थी, सेल्स, टिश्यूज़, ये सब है ना, तो वो तो बिल्कुल बेसिक यूनिट पे चला गया था, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे? हमारे शरीर के बारे में। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. So the biology here in class 10 is very very interesting because it deals with the entire human body. ये देखता है कि आपकी बॉडी में क्या क्या हो रहा है, हाउ यू आर रिएक्टिंग, कैसे आप बिहेव करते हो, कैसे आपने खाना खाया तो वो पचता है, कैसे आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन सेंड किया जाता है, कैसे आप ऑक्सीजन यूज करते हो, कैसे आपको एनर्जी मिलती है. सो ऑल दीज थिंग्स वील बी स्टडिंग हियर इन बायोलॉजी. सो इट डील्स विद न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. देन वी सी अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. मतलब कोई मेरे को चूटी भर रहा है, मैं बैठी हूँ, हाथ ही नहीं मूव कर रही हूँ, चूटी भरे जा रही है, अल्टीमेटली मेरे यहाँ नील ही पड़ गई और मैं हाथ ही नहीं ला रही हूँ. ये क्या है? मेरे में सेंस ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है, वो मुझे चुभाए जा रही, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा. इसका मतलब मेरी बॉडी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही. हमें हर एक्शन का रिएक्शन देते हैं हम लोग, इंस्टेंट होता है हमारा. सो वो रिएक्शन इज बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कि कौन कंट्रोल करता है. एकदम से सामने आपके फ्लैश लाइट आती है, आप आंखें बंद कर लेते हो, ये क्या है? रिएक्शन है. कोई आपको आपके पीछे चक्कू लेके भागेगा तो आप भागोगे, उससे बचोगे, ये तो नहीं खड़े होंगे आ बैल मुझे मार, नहीं, वी डू नॉट डू दिस, है ना. सो दिस ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ आवर बॉडी मैकेनिज्म ओनली, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. और ये सब कौन ध्यान रखता है? आपका ब्रेन. ठीक है. सो इस वाले चैप्टर में हम लोग ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. ठीक है. हम लोग यहाँ पे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लीवर, स्टमक, ये कैसे काम करते हैं. हम हमारी लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, लंग्स कैसे बनी हुई होती हैं, कैसे काम करती हैं. हम हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज, यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है, ये सब पढ़ेंगे. हम हमारे हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट कैसे पंप करता है ब्लड, कैसे वो पूरी शरीर को पहुँचाता है. ठीक है. और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. ठीक है. देन आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, क्योंकि एक्सटिंक्शन को बचाने के लिए रिप्रोडक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. सो हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं और न्यू यंग वंस कैसे लेके आते हैं. एंड लास्टली वील बी डीलिंग अबाउट हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या होती है? आपने बहुत कॉमनली यूज टर्म है ये. देखो तो हेरिडिटी से मिला है, मतलब पेरेंट्स से मिला है. हाँ, जीन्स से मिला, मतलब आपको पेरेंटल जीन्स मिले हैं कुछ, कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स में ये बहुत अच्छी बात है और मुझे भी पता है वो फॉरवर्ड हो गई है, कैरी फॉरवर्ड हो गई है. सो दैट इज नोन एज हेरिडिटी. ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर.
राइट वो हेरिडिटी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ट्रांसफर होती है, कौन कंट्रोल करता है, ऑल दीज विल बी सीइंग इन हेरिडिटी। ठीक है, यहाँ पे एवोल्यूशन भी हुआ करता था, बट नाउ दिस हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस। देखो टॉपिक्स एक्सक्लूडेड, एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। सो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन दो पार्ट्स में था, अभी एवोल्यूशन हट गया है, सिर्फ हेरिडिटी। द नेक्स्ट कम्स इज फिजिक्स। फिजिक्स आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है यहाँ पे, एक तो है आई से रिलेटेड, विजुअल, ठीक है, लाइट से रिलेटेड, और दूसरी है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। सो वन इज रे ऑप्टिक्स एंड द अदर इज करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लोग जो लाइट के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, तो अपने छोटी क्लासेस में मिरर्स, लेंसेज, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन पढ़ा है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे इलेबोरेटली पढ़ेंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी होंगे। आपकी फिजिक्स मोर और लेस बहुत हद तक न्यूमेरिकल बेस्ड है, दोनों ही यूनिट्स में अच्छे न्यूमेरिकल से, इलेक्ट्रिसिटी में भी हैं और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन लाइट वाले में भी हैं। सो हम यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल की वेटेज ऑलमोस्ट बराबर होती है। मतलब अगर 25 मार्क्स के तो 13-12 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स रहते हैं, 13-12 मार्क्स के ही थ्योरी क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। देन नेक्स्ट कम्स, हम लोग यहाँ पे आई के बारे में पढ़ेंगे, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइट को देखते किससे हम, आइज से, तो ये आइज कैसे बनी हुई हैं, तो दैट विल बी स्टडिंग इन आई। ठीक है, लाइट। देन कम्स द करंट पार्ट। सो करंट, इफेक्ट्स ऑफ करंट और करंट की बेसिक डेफिनेशंस, और फिर हम मैग्नेटिज्म और करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में। मैग्नेटिक तो आपने पढ़ रखी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट, पढ़ा है ना। मैग्नेट आयन के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है ना, ये हमने देखा है। कंपास के अंदर हम मैग्नेट यूज़ करते हैं कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही हमेशा पॉइंट करती है। पर अब हम लोग देखेंगे कि कैसे करंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को चेंज करता है, right? And the last I told you, natural resources, this is more or less like your environmental science type, biodegradable, non-biodegradable, है ना, decomposers, then producer, consumer, ठीक है, ecosystem, abiotic components, all these we'll be discussing in this chapter. So this is a very basic and very easy and scoring chapter. Waste disposal हो गया, basic जो भी environmental challenges है, ozone layer depletion, ठीक है, garbage disposal, मतलब कचरा इतना इकट्ठा होता जा रहा है, कैसे हम उसको डिस्पोज करें, all these problems we'll be seeing in this chapter. All right, is this clear? Okay, now today we'll be starting with the biology part. मैं chapter 1 से start कर रही हूँ आपके biology का, which is nutrition. मैं actually life processes पढ़ाऊँगी आपको। Life processes जो है chapter, it has been divided into 4 parts. I divided into 4 parts because इसके अंदर 4 processes पढ़ाई गई हैं. So we are starting with biology and आपको मैंने बताया तीनों जो हैं वो equal weightage के हैं. Natural resources biology में मान लेते हैं लोग, तो बायोलॉजी 30 नंबर की हो गई, ऐसे समझ लो. सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी विच इज़ लाइफ प्रोसेसेस. आपके एनसीईआरटी में ये लाइफ प्रोसेसेस के नाम से है. सो वी आर स्टार्टिंग विद दैट, लाइफ प्रोसेसेस. नाउ सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बताएंगे कि कोई जिंदा है या मर गया हम कैसे जानते हैं? पल्स रेट, ओके. ब्रीदिंग, अच्छा, हम ब्रीथ करते हैं तो जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा चेस्ट एक्सपैंड होता है और हम बाहर की तरफ, हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है बेसिकली. अच्छा, कोई कुत्ता जिंदा है या मर गया आप कैसे देखते हो? उसकी जाके पल्स तो नहीं चेक करते हो, ये तो कंफर्म है. मूवमेंट, वेरी नाइस. सो यू लुक फॉर हिज मूवमेंट कि यार वो चल रहा है, हिल रहा है, उसकी बॉडी हिल रही है क्या, है ना, या वो बिल्कुल डेड जैसा, मतलब बिल्कुल कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा है. सो अगर मुझे जानना है कोई भी चीज़ डेड या अलाइव है तो मैं कैसे जानूं कि वो मूवमेंट शो कर रहा है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मूवमेंट शो कर रहा है क्या. अगर वो हिल डुल रहा है, मैं हाथ वाथ मूव कर रही हूँ, तो यार ऑब्वियसली मैं अलाइव हूँ. ठीक है. सो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हमको चेक करना होता है वेदर दैट पर्सन और दैट ऑर्गेनिज्म इज अलाइव और नॉट, वी लुक फॉर द फर्स्ट थिंग विच इज मूवमेंट. पर अब क्वेश्चन आता है, प्लांट्स तो मूव कर ही नहीं सकते, प्लांट्स थोड़ी ना चल के जाते हैं, तो उसमें तो मूवमेंट है ही नहीं. तो कैसे जानोगे कि ये वाला पौधा मेरा जिंदा है या ये वाला पौधा मर गया? क्योंकि गर्मी आ रही है, अब आपको पता है, अब मतलब डिवॉइड ऑफ वाटर मर जाते कई बार पौधे. वेरी नाइस. ग्रोथ, हमने अगर डे टू डे हमारा पौधा उग रहा है, बढ़ रहा है,
तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये जिंदा है, ठीक है, उसमें नई पत्तियाँ आ रही है, फूल वूल आ रहे हैं, ठीक है। एकदम वो मुरझा गया, कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रही है, दिन पे दिन हम जैसा रोज देख रहे हैं वैसा ही हो रहा है और डिटोरिएट हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट द प्लांट हैज बीन डेड। सो यहाँ से एक चीज क्या मैं समराइज कर सकती हूँ, टू नो वेदर अ थिंग इज अलाइव और नॉट और लिविंग और नॉट, वी हैव टू चेक फॉर टू थिंग्स, वन इज मूवमेंट एंड द अदर इज ग्रोथ। यही दो चीजें हैं, इसी से आप जान सकते हो कि भाई पर्सन जिंदा है या गया। भगवान जी जय जय। ठीक है, ऐसा कैसे पता कर सकते हैं हम, दो तरीके से, वन इज मूवमेंट एंड द अदर इज ग्रोथ। सो व्हाट आर द क्राइटेरिया टू फाइंड आउट वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और डेड? सो क्राइटेरिया टू नो whether an organism is living or not. What is the criteria? Two criteria I already told you. Movement and growth. भाई देखो, मूवमेंट तो बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत आसानी से आप नोटिस कर सकते हो मूवमेंट हो रहा है। अच्छा, इन्होंने बोला था पल्स चेक करते हैं, तो हाँ मूवमेंट ही तो होता है उसके अंदर, आपको आपकी हार्ट रेट सुनाई दे, हार्ट बीट फील होती है, राइट, दैट इज बेसिकली व्हाट मूवमेंट। पर वो क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है। एक एक्सटर्नल मूवमेंट्स हमको दिख जाते हैं, हम हाथ पैर मूव कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमारा चेस्ट अप डाउन होता है। आप सो रहे होते हो, कभी नोटिस किया कोई सो रहा होता है तो वो सांस, ऑब्वियसली वो सांस ले रहा होगा, ठीक है, तो आप देखोगे वो सोते टाइम वैसे कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, पर वो सांस ले रहा है ना, तो उसका जो चेस्ट है वो अप और डाउन ऐसा मूव होता है, आपने नोटिस किया हो तो, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी प्रोमिनेंट मूवमेंट। बट प्लांट्स के केस में मूवमेंट नहीं दिखता, तो हम कैसे चेक करते हैं, ग्रोथ, ठीक है। नाउ मूवमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो मैंने आपको बताया, मैंने हैंड्स मूव कर रही हूँ, लेग्स मूव कर रही हूँ, पर्सन मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ये तो एक्सटर्नल हो गए। पर हमारी बॉडी के अंदर हमको जिंदा रखने के लिए कुछ स्पेशल मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स कंटिन्यूसली होते रहते हैं। ये स्पेशल मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ लेके जाना, कोई चीज़ पहुंचाना, खाना पहुंचाना, वेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करना, ब्लड पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, ये सब क्या है, ऑल दीज आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स विच टेक प्लेस विद इन द बॉडी, ठीक है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्सन टू बी लिविंग। जिस दिन ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स रुक गए, उस दिन हम भी रुक जाएंगे। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स रुक गए, उस दिन हम भी रुक जाएंगे। भाई एक पर्सन ऐसे ही बैठा ही है, ठीक है, हाथ पैर नहीं मूव कर रहा, सांस भी रोक के बैठ गया, पर वो अभी भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, बॉडी के अंदर तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स कंटिन्यूसली कर ही रहे हैं, हो ही रहे हैं, ठीक है। सो दीज मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ, ठीक है। सो मूवमेंट एंड growth. So molecular movements which take place, or which the movements which occur inside the body of the organism and are responsible for the person to be living. ठीक है, अब इंसान जिंदा है, तो जिंदा है तो यार कुछ तो करना ही पड़ता है यार। आप आए हो जिंदगी में तो रोजी रोटी कमानी ही पड़ती है, खाना खाओगे उसके लिए पैसा कमाओगे, तो काम तो करना पड़ता है देखो सबको। वैसे ही हमारे लिविंग होने के लिए भी हमको कुछ एसेंशियल प्रोसेसेस ज़रूर करनी पड़ती है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। सो उन प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं हम, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस मैं डिफाइन करती हूँ तो क्या है, दीज आर द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। मतलब यहाँ जिंदा रहने के लिए आपको जो फंक्शंस परफॉर्म करने ही हैं उन्हें हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। सो लाइफ प्रोसेसेस की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, द नेम ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ, द चैप्टर्स नेम इज लाइफ प्रोसेसेस ओनली। नाउ दिस इज बीन डिफाइंड एज लाइफ प्रोसेसेस, टू पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी देखो लिविंग है ना तो ही कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा। परफॉर्म बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। क्यों करने हैं, बैठी रहूंगी यार क्या फर्क पड़ रहा है, मत करूं।
नहीं, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ जिंदा रहने के लिए ही ये फंक्शंस करने पड़ेंगे। सो यू हैव टू कंटिन्यूअसली परफॉर्म दीज फंक्शंस। इन फंक्शंस को और इन एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं हम? लाइफ प्रोसेसेस। सो योर एंटायर क्लास 10th बायोलॉजी इज बेस्ड अपॉन दीज लाइफ प्रोसेसेस ओनली। इन बेसिक फंक्शंस के बारे में ही डिस्कस करता है ये हमारा क्लास 10th का पूरा करिकुलम। दिस इज हाउ वी विल बी डिस्कसिंग। सो अभी आप मुझे नेम करेंगे कुछ लाइफ प्रोसेसेस, कोई भी लाइफ प्रोसेस जो आपको लगता है कि इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। एक पीछे पास कर दीजिए। खाना खाना है, ये बिल्कुल परफेक्ट था। पहले खाना, पेट पूजा, फिर काम दूजा। सही बात है यार, पहले खाना खाना बहुत जरूरी है। हाँ, नेक्स्ट। और ऑक्सीजन, उसके लिए क्या? ऑक्सीजन ऐसे ही यहाँ सिलेंडर रख दिया मैंने, तो फिर क्या करते हो आप उसको? ब्रीदिंग, वेरी नाइस, ब्रीथ करना कंटिन्यूसली। और वाटर इनटेक वो उसमें आ जाएगा फूड के साथ ही, ठीक है। और मूवमेंट्स शो करना ज़रूरी रहता है। अच्छा, खा पी रहे हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ना वज़न बढ़ रहा है ना कुछ हो रहा है। ग्रोथ होना भी तो इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ इज ऑल्सो अ नेसेसरी एक्टिविटी। आप ग्रो नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लिविंग पर्सन, या फिर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, राइट। सो अगेन लाइफ प्रोसेसेस में ग्रोथ भी आ गया। और सांस ले ली। खाना तो सीधे पेट में ही जाता है, पर खाना चाहिए हाथ पैर मुंह सबको चाहिए। यार मैं बोल रही हूँ तो मेरी जीभ को भी चाहिए। तो खाना कैसे पहुंचता है? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। पेट से खाना सबको पहुंचाया जाएगा। सो दैट इज व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन। भाई पेट लेके बैठ गया, मैं तो यहीं से फूलूंगा बस, बाकियों को नहीं दूंगा, तो फिर क्या होगा? अगेन प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, खा पी लिए, अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट भी प्रोड्यूस करते हैं हम, क्योंकि कंटिन्यूसली प्रॉपर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती है हमारी बॉडी में, तो वेस्ट भी जनरेट होता रहता है। तो वो घर के बाहर जो रोज़ सुबह गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालो, वो क्यों आता है? कि अगर ज़्यादा कचरा आपके घर में रहा तो क्या होगा? डिजीजेस होंगे। वेरी नाइस, बीमारियां फैलेंगी। वैसे ही हमारी बॉडी में भी टाइम टू टाइम रिमूवल ऑफ वेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस वेस्ट को रिमूव आउट नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है। कोई भी एक मैटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, आप बीमार हो गए और हमारी बॉडी मैल फंक्शन करने लग जाती है। सो एक्सक्रीटिंग आउट, रिमूवल ऑफ वेस्ट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। सो चलो नोट डाउन करते हैं। अभी तक आपने जितनी बोली वो लिखती हूँ मैं। पहली, न्यूट्रिशन और फूड, इनटेक ऑफ फूड और I can say nutrition. Then respiration, respire, movement, growth, और कोई? अभी कौन सी बोली थी आपने? ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट किया हमने। सो एक्सक्रीशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा, वही मैंने बोला, मेरे को पिन चुबाई जा रही, चूटी भरे जा रही, मैं हाथ ही नहीं हटा रही हूँ। फिर सेंसेशन, वेरी नाइस। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमें हमारी बॉडी पे कंट्रोल होना चाहिए, हमारी बॉडी कोऑर्डिनेटेडली काम करनी चाहिए, राइट। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक और लिखेंगे हम। सी, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। रिप्रोडक्शन, ऐसा नहीं है एक पर्सन रिप्रोड्यूस नहीं भी करेगा तो काम चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, हर पर्सन को रिप्रोड्यूस। बट रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड एज अ लाइफ प्रोसेस फॉर द एंटायर स्पीशी एज अ होल। पूरी स्पीशी की एक लाइफ प्रोसेस कहलाती है। नहीं तो क्या होगा? कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा मान लो स्पीशी में, तो क्या होगा? एक्सटेंशन, वेरी नाइस। जितने ऑर्गेनिजम्स थे वो रहेंगे, जैसे ही वो मरेंगे खत्म हो गई स्पीशी। सो रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल एज अ पर्सन या इंडिविजुअल एज अ ऑर्गेनिज्म तो कंपल्सरी नहीं है, बट अगर आप पूरी स्पीशी की बात करें तो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस, राइट। सो यहाँ पे द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज कंसिडर्ड टू बी अ लाइफ प्रोसेस। और आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि इसमें मैंने आपके सारे चैप्टर के नाम लिख दिए।
आपके बायो के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे हम यही पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन। एक हेरिडिटी रह गया है, बाकी सब तो लिख दिए। सो वी हैव ऑल, सो जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं ना बायोलॉजी का, हमारे जो सिलेबस है वो डिज़ाइंड ही इस मैनर में है कि हम हमारी इसेंशियल एक्टिविटीज़ को ही पढ़ेंगे एंड हाउ वी परफॉर्म दैट, राइट। सो पहली डेफिनेशन इस चैप्टर की यही है, लाइफ प्रोसेसेस। व्हाट डू वी मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस? So these are the basic functions performed by an organism or performed by a living organism to sustain their life on earth. क्यों ज़रूरत है? मत करो, पर हम फिर जिंदा नहीं रह सकते। To sustain our life on earth हमें ये basic functions perform करने पड़ेंगे। अच्छा, next question, इसमें से 1 mark की पूछा जाएगा। How will you identify whether an organism is living or dead? 2 criteria to decide. मूवमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है क्या? वेरी सिंपल, 2 क्वेश्चंस के आंसर सीखे आपने। नेम सम लाइफ प्रोसेसेस, आई गिव यू अभी ये रही, नेम सम ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस। गॉट इट? समझ आ गई ये चीज? पक्का एवरीवन? सो यहाँ पे देखिए यही चीज लिखी हुई है फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में, समथिंग, okay, something which is living not dead is said to be alive. Now those things which are alive are called living things. All the plants and animals including human beings are alive and are living things. The most important criteria, see आपके पास में है ना ऐसे ही notes आएंगे, you'll have in the form of a book only, you'll be having all these chapters and you will be having ये ऐसे highlighted जो होंगे वो आपके important things होंगी जो आपको याद करनी है। So the criteria to decide whether something is living or not is movement. Then आप नीचे जाएंगे, the plants can only move parts of the body such as leaves, flowers, shoots and roots. The plant parts move towards stimulus such as sunlight. Non-living things which are not alive cannot move by themselves. So movement is not happening. So all living things, plants and animals are made up of tiny living units called cells. ये आपके हो गए molecular movements, right? The cells themselves are made up of still smaller units called molecules. The movements over very small scale, ये molecular movement, which are not visible to the naked eyes. These invisible molecular movements are necessary for existence of life. आई बात समझ में? ये रहे यहाँ पे, ये देखिए, the plants can only move their parts. So ये हमको यहाँ पे plants के केस में क्या हो गया? Growth, right? Now moving ahead, हम लोग नीचे चलते हैं। The characteristics of living things are, so living things की characteristics क्या क्या हैं? They move by themselves, मतलब movement होता है। They need food, air and water, respire करते हैं। They grow, growth is important. They respond to changes around them, sensation, इन्होंने बोला था अभी, sensation, they are sensitive. They respire, they excrete, excrete मतलब get rid of waste materials and they can reproduce to produce young ones, right? Now हमने life processes की अभी definition समझी। The basic functions performed by living organisms to maintain their life on earth are known as life processes. To maintain or to sustain their life on earth. ठीक है, चलें आगे। Now why do we need, what do we require for maintaining this life processes? अब क्योंकि processes हैं, functions हैं, तो यार क्या चाहिए आपको? एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। भाई ये क्या है, काम ही तो कर रहे हो आप, एनर्जी चाहिए होगी आपको ये फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। यू कंटिन्यूसली रिक्वायर एनर्जी एंड फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर एनर्जी? फूड, वेरी नाइस। सो हम लोग पता है क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक लाइन बोलती हूँ मैं, फूड इज अ फ्यूल टू आवर बॉडी। इलैबोरेट, फूड इज अ फ्यूल टू आवर बॉडी। इलैबोरेट, ये क्वेश्चन आ जाए अगर एग्जाम में, कैसे लिखेंगे? फ्यूल टू आवर बॉडी मतलब जस्ट लाइक अ फ्यूल ड्राइव्स अ व्हीकल, जैसे एक फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन, तेल, ठीक है, जैसे फ्यूल, ईंधन, तेल एक गाड़ी को चलाता है, वैसे ही फूड हमारी बॉडी को चलाता है। इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी एनर्जी, क्योंकि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं, उनके लिए क्या चाहिए आपको? एनर्जी। सो इट प्रोवाइड्स द बेसिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग लाइफ प्रोसेसेस। आई बात समझ में? पक्का? इसीलिए हम बोल रहे हैं फूड इज अ फ्यूल टू आवर बॉडी। ठीक है, समझ आइए बात? पक्का एवरीवन? सो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? फूड प्रोवाइड्स एनर्जी to perform
लाइफ प्रोसेसेस। अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए आप क्लास 10th में आ गए, आपको आपके प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान रखना है। प्रेजेंटेशन इन द सेंस आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, 2 मार्क का है, 3 मार्क का है, अकॉर्डिंगली आप अपने क्वेश्चन को इलेबोरेट करेंगे। मान लीजिए 1 मार्क का दिया होता मैंने, फूड इज़ अ फ्यूल टू आवर बॉडी, तो 1 मार्क में इतना सफिशेंट था कि जस्ट लाइक फ्यूल प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द व्हीकल टू मूव, सिमिलरली फूड प्रोवाइड्स द नेसेसरी एनर्जी फॉर आवर बॉडी टू परफॉर्म द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। बस खत्म, ठीक है। ये 1 मार्क में, पर अगर ये मान लो 2 मार्क 3 मार्क में आता तो आप इसमें कोई एग्जाम्पल कोट कर देते हैं, ठीक है। समझ आई ये बात, पक्का? चलें आगे। नाउ मूविंग अहेड, हम लोग है ना यहाँ पे यही चीज़ दे रखे, एनर्जी इज नीडेड टू फॉर दी लाइफ प्रोसेसेस। सो लाइक ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड। फूड इज काइंड ऑफ अ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आई बात समझ में? नाउ सिंस क्योंकि फूड से ही स्टार्ट हो रहा है और सब चीज़ के लिए हमको एनर्जी ही चाहिए, तो हम लोग हमारी पहली लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे विच इज़ न्यूट्रिशन। सो हमारा चैप्टर, ये जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है, ये 4 लाइफ प्रोसेसेस कवर करता है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। हम लोग इनको एक प्रोसेस के सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस विच इज़ न्यूट्रिशन। आपके स्कूल में भी ऐसे ही पार्ट्स में ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सिंस इट्स अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, सो उसको पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाता है। सो सबसे पहली लाइफ प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे विच इज़ न्यूट्रिशन, क्योंकि हमने देखा यार, पता चल ही रहा है कि फूड इज़ रिक्वायर्ड, फूड तो चाहिए ही चाहिए। तो कोई भी लाइफ प्रोसेस करने से पहले आपको फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, ये एनर्जी कैसे आ रही है वो समझ लेते हैं, फूड कैसे एक्वायर कर रहे हैं हम, फूड कैसे खा रहे हैं, फूड कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको समझ लेते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस विच इज न्यूट्रिशन हियर। नाउ न्यूट्रिशन, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन हियर? कोई भी मुझे बताएगा? न्यूट्रिशन, खाना खाना, खाना खाना, पेट पूजा। पर यार सिर्फ खाना ही थोड़ी ना खाना है, खाना खाया और वजन बढ़ाया। आप कोई भी चीज़ करते हो, आप कोई भी चीज़ खरीद के लाते हो, तो आप किसी मोटिव्स खरीद के लाते हो कि हाँ मुझे ये काम आएगी, हाँ मुझे ये चाहिए होगा, है ना। वैसे ही हमारी बॉडी भी फूड क्यों रिक्वायर्ड करती है, क्यों डिमांड करती है? फूड इज़ रिक्वायर्ड बेसिकली फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, है ना। इसीलिए हम फूड डिमांड करते हैं। बेसिकली हमारी एनर्जी लो फील करते हैं तो हम खाने बैठ जाते हैं। जैसे लगता है ना, मैं बहुत एनर्जी लो फील कर रहा हूँ मैं, तो आप तो मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत तेज़ भूख लग रही है, मैं अब कोई काम नहीं करूँगा, पहले खाना खिलाओ। मतलब क्या है, वही गाड़ी की तरह, जैसे गाड़ी नहीं फिंगर जाती है, पहले पेट्रोल डालो उसके बाद आगे चलूँगी, वैसे आप भी फिंगर जाते हो कभी कभी, मम्मी पहले खाना खिलाओ उसके बाद काम करूँगी। कितनी बार बोलते नहीं हो, पहले आप खाना लगाओ उसके बाद बात करेंगे। मम्मी आपको बोली जाइए लेके आ जाओ, आप बोलते नहीं बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, आप खाना खिलाओ। यू से लाइक दिस। इसका मतलब आप हमेशा खाना और एनर्जी को साथ ही कनेक्ट कर रहे हो, करेक्ट। सो इसीलिए न्यूट्रिशन भी सिर्फ खाना खाना ही नहीं होती है, क्या होती है, उस खाने को यूज़ करके एनर्जी गेन करना इज न्यूट्रिशन। सो बेसिकली न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन क्या है? अपटेक, ये थोड़ा स्टाइलिश वर्ड हो गया, ठीक है, टीचर पे अच्छा इंप्रेशन छाड़ने के लिए। और इनटेक, अपटेक का मतलब इनटेक ही होता है, मतलब अपटेक मतलब टेक इन, ठीक है। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर्स, all which you eat in your food. All these will come under the category of your nutrients. ठीक है। Now खाना खा लिया, nutrients ले लिए। Now what to do with these nutrients? Utilize them to obtain energy. आई बात समझ में? पक्का? So nutrition is the process of intake or uptake of nutrients and utilizing them to get energy. ये मैंने बिल्कुल इनफॉर्मल वे में आपको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बताई, पर वैसे तो इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर लो, थोड़े अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस of uptake of nutrients and utilizing those nutrients
to get energy for performing various life processes. उसको ब्यूटिफाई कर दिया मैंने, पर सब कुछ मेजर तो क्या था, यही वर्ड्स थे, कीवर्ड्स तो यही थे, मैंने तो बस उसको ब्यूटिफाई किया है, राइट? यही किया मैंने, देख लो, चेक करो, बस यही हमारी डेफिनेशन. मैं डेफिनेशन भी पढ़ के बता देती हूँ, उसी को मैंने थोड़ा सा बस मेन पॉइंट्स लिख दिए. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के बारे में लिख दिया हमने, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा, ओके, बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय दी ऑर्गेनिज्म. ये मतलब हमने न्यूट्रिएंट्स लिए और हमने उनको यूटिलाइज भी कर लिया. ठीक है क्या? दैट इज न्यूट्रिशन. समझ आई बात? पक्का? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन समझ आई सबको? दो पार्ट्स में होती है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजिंग देम. लाइफ प्रोसेसेस क्या हुई? लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन, बाय एन ऑर्गेनिज्म टू sustain their life on earth. ठीक है? बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन देयर लाइफ ऑन अर्थ. हम लोग ट्राई करेंगे कि हम मैक्सिमम चीज़ें घर याद करके ही जाएं यहाँ से. फिर क्या बेसिक कीवर्ड्स आपको याद रहेंगे ना, तो ब्यूटीफाई आप कर सकते हो. ठीक है? ब्यूटीफाई तो कर सकते हो, आगे पीछे थोड़े से वो प्रपोजिशंस और ये सब भी लगाने, तो थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन हो जाता है. और क्या है, यही तो होता है. ऐसी तो डेफिनेशन सुंदर बनती है. अभी यहीं से हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन याद करी, क्या है? दो ही कीवर्ड्स है बेसिकली, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजिंग देम टू गेट एनर्जी. आई बात समझ में? पक्का? एवरीवन, इज दिस क्लियर? अब मैंने ना एक टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी आपको, न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट पता है क्या है? न्यूट्रिएंट वैसे तो मैंने अभी बोला खाना ही है, पर ये हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? सो बेसिकली वी ऑब्टेन इट फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स. एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स surroundings and it is a source of energy. So देखिए, it is defined as a substance which an organism obtains from its surroundings and uses it as the source of energy or for the biosynthesis of body constituents like tissues and organs. So it uses as the source of energy. याद रहेगी nutrient की definition. nutrient अगेन दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करोगे. पहला obtains from surroundings, ठीक है, and it uses as a source of energy. uses as a source of energy. This is basically nutrient. Examples of nutrients कोई पूछे आपसे तो? Carbohydrates, fats, proteins, vitamins, all these are examples of nutrients. आई बात समझ में? Is this clear? Everyone? समझ आई ये बात? चलें आगे. Next. आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. हम लोग कल की क्लास में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड डिवाइडिंग द ऑर्गेनिज्म और क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे, राइट? सो विल बी एक्सटेंडिंग आवर क्लास टुमारो फ्रॉम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. फॉर द टाइम बीइंग आपके लिए होमवर्क यही है कि आप यहाँ तक लर्न करके आएंगे. इसमें हमने कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस ही पढ़ी हैं और कुछ नहीं है. क्राइटेरिया फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू बी लिविंग और डेड, फिर लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स, तो वही व्हाट लिविंग things do. फिर food is a source of energy और food is fuel to our body. Then nutrition and nutrients की definition. That's it. ये हमने आज याद किया. So I hope आपको याद हुआ होगा. Life processes क्या हो गए? Basic functions to sustain their life on earth. Nutrition, intake of nutrients and utilizing them to get energy. Then nutrients कहाँ से मिलते हैं? Obtains from surroundings and acts as what? Source of energy. Very nice. So these are the various definitions which we have studied. All these are 1-1 mark questions जो हमने देखे. कल की क्लास में हम थोड़ा सा मेजर टॉपिक पे चलेंगे which is division of organism or classification of organism on the basis of modes of nutrition. ठीक है? See you all tomorrow. Thank you. Bye.